जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम आज देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2022 के जो हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं उसमें अक्टूबर माह में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से नहीं आने वाले हैं। उन क्वेश्चनों में रीजनिंग का जो 25 नंबर की रीजनिंग पोर्शन है उसकी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। यानी सितंबर 2022 में आरआरबी ग्रुप डी की कौन सी शिफ्ट में कौन कौन से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे हैं उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ के रीजनिंग में जाना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, उससे पहले अपनी टैग लाइन देखते हैं। टैग लाइन क्या है? टैग लाइन हमें हमेशा मोटिवेट करती है दोस्तों। सुबह से मिलने के लिए रात भर चलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सुबह में मिलना चाहते हैं तो रात भर आपको चलना पड़ेगा, रात भर जगना पड़ेगा आपको सफलता के लिए। ठीक है, आइए इसी टैगलाइन के साथ आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या है? पहला क्वेश्चन अपना है ये उसका एनालॉजी का है, यानी आपको संबंध बताने वाला है। जो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 17 का संबंध जो है रेशियो के हिसाब से 24 से है, उसी तरह 153 का संबंध इन ऑप्शनों में से किससे होगा आपको ये बताना है। ठीक है, कैसे बताओगे? बहुत सिंपल अप्रोच रहेगी, उनको देखते हैं। ठीक है, तो 17 और 24 में अब आप देखोगे तो क्या पाओगे? एक चीज़ पाओगे। क्या पाओगे? कि यहाँ पे 17 और 24 में +5 का अंतर है, यानी 5 बढ़ रहा है, लेकिन 153 से 5 बढ़ाएंगे 158 होगा। लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं ऐसी बात तो दिखी नहीं है। अगर नहीं है तो ये लॉजिक अपना फेल हो गया। अब देखते हैं हो क्या सकता है। तो जब कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और इस बार बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रहा है, समझिएगा लॉजिक को। हो क्या रहा है कि 17 का संबंध अगले वाले से हो रहा है, इसी तरह से 24 का संबंध अगले वाले से होगा। यानी 17 में अब गुणे 8 कर देंगे तो क्या आएगा? 17 में गुणे 8 नहीं, एक सेकंड 17 में गुणे 8 नहीं, 17 में गुणे आप कितना कर देंगे? जब 17 में गुणे आप करेंगे 9, तो 17 में गुणे 9 करेंगे तो 153 होगा। 17 9 153, यानी कि इसका गुणा 9 बार होके कहाँ जा रहा है? 153 यहाँ जा रहा है। उसी तरह से 24 का गुणा 9 होना चाहिए और यहाँ आना चाहिए। तो 24 गुणे 9 कितना होता है? तो 24 गुणे 9 जो होता है वो होता है 216। कितना होता है? 216, यानी कि इसका जो है 216 राइट आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 17 का इसमें गुणा है 9 बार, तो 24 का इसमें गुणा। कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा इन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जैसे भेड़ है मटन, तो हिरन क्या होगा? अब भेड़ का जो उसकी मांस है उसको अपन मटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकरे भेड़ की इनकी मांस को। ठीक है, उसी तरह से हिरण के मांस को बोला जाता है बेजिनन। क्या बोला जाता है? बेनिजन। क्या बोला जाता है? बेनिजन। याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक सेकंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी आपका संबंध बताने वाला है। कि संबंध क्या बता रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ये है, तो पी क्यू आर एस टी क्या होगा? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा संबंध यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ये डायरेक्ट बढ़ रहा है, यानी कि पहला जो है ए बी सी डी ई, उसके लास्ट अक्षर से अगले वाले का पहला अक्षर शुरू हो जा रहा है, मतलब उसके आगे से। यानी कि ए बी सी डी है, फिर ई के बाद एफ जी एच आई जे आता ही है अंग्रेजी वर्णमाला में, फिर उसके बाद जे तक अगर आया तो इसी तरह से अगर ये पी क्यू आर एस टी लिखा है तो टी के आगे क्या आता है? यू भी डब्लू एक्स बाई, ये होना चाहिए। क्योंकि जो आखिरी है आखिरी से ही उसके एक आगे से शुरू होगा आखिरी वाला, तो यू, टी के बाद यू आएगा, तो यू भी डब्लू एक्स बाई। अब यू भी डब्लू एक्स बाई किस में है? ऑप्शन सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि यदि 123 को 36 और 225 को 81 लिखा जाए तो 331 को क्या लिखें? कहने का मतलब ये है कि 123 को जो संबंध 36 से है, 225 का 81 से, वही 331 का क्या होगा? तो यहाँ पे एक सिंपल सा अपना अप्रोच है, बिना टाइम गंवाए हुए, क्योंकि मुझे पता है समय कम है, इसलिए हम जल्दी से इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। समझते हैं। अगर मैं 123 की बात करूं, किसकी बात करूं? 123 की। तो क्या है 123 में? 1 है, +2 है, +3 है, और इन सबको अगर जोड़ोगे तो 1 2 3 3 6 होता है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36। यानी आप समझ गए कि पहले वाले के तीनों अंकों को अलग अलग जोड़ के स्क्वायर कर दो तो दूसरा आ जाता है। ठीक,
अब यही रूल फॉलो करेंगे आगे, तो 225 में अगर देखेंगे तो 2 प्लस 5 यानी 2 2 4 5 4 9। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है भाई 81, यानी कि ये भी सही है। अब इसी क्रम में हम अपने को कर लेंगे, तो 331 है यानी 3 प्लस 1 बराबर 3 3 6 1 7। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक खास कोड में सैड या SAID को क्या लिखा जाता है हैज़, ये जो भी लिखा जाता है वो कोड में, रेड को ये लिखा जाता है, तो इसी कोड में रेस का क्या होगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ पाओगे इसमें कि जो RAISE बना है ना, इन्हीं दोनों कोडों से बना हुआ है, इन्हीं दोनों कोडों से निकल के आया है। तो आप आसानी से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, देखो RAI लिख रहा हूँ SE, ठीक है। तो R का जो है कोड क्या होगा, R का कोड आपका इसमें रेड वाले में बताया है @ पहले ही जगह पे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं A का, तो A का इसमें बताया है दूसरे नंबर पे क्या है परसेंटेज, ऊपर वाले में सैड वाले में बताया है A का, यानी @ फिर परसेंटेज होगा, ठीक है। 2 ऑप्शन में मिल रहा है। अब देखते हैं तीसरा है I, तो I इसमें तीसरे में है यानी 3 में है, 3 में है, 3 में, तो यानी कि @ परसेंटेज के बाद 3 आना चाहिए, और ये भी आ रहा है इन दोनों में। अब बात करते हैं लास्ट वाले अक्षर की E की, तो E क्या है यहाँ पे देखेंगे तो RED यानी E का 6 होना चाहिए, यानी कि @ परसेंटेज 3 और 6, यानी कि @ परसेंटेज 3 और 6। ऑप्शन ए सही होना चाहिए, ऑप्शन ए सही होना चाहिए। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टिम्फो सो का अर्थ है सी इज गुड, ठीक है, और रिम टिन सो का अर्थ है ही इज बैड, रिम से टिम का अर्थ है गुड एंड बैड, तो इज का कोड क्या होगा, यानी इज का आपको बताना है। बहुत ही सिंपल अप्रोच रहेगी अपनी इस क्वेश्चन के लिए। तो आइए देखते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले इज बताना है ना, तो इज बताने के लिए अपने को ये देखना है कि इज कहाँ कहाँ है। तो इज इसमें है, किसमें है, सी इज गुड में है, और ही इज बैड में भी इज है, दोनों में इज है। क्या है, दोनों में इज है। अगर इन दोनों में इज है और इस दोनों किसके अर्थ हैं, ये जो अर्थ है टिम सो फो का अर्थ है, और ये है रिम टिम सो का अर्थ, तो यानी जो जिन दोनों में इज हैं उन दोनों को लेना है, और उन दोनों जिसके अर्थ हैं जैसे टिम सो फो और रिम टिम सो के ये अर्थ हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है ये देखना है। तो देखेंगे तो टिम फो सो और रिम टिम सो, इस दोनों में सो जो है SO, एक सेकंड, SO जो है दोनों में क्या है कॉमन है। अगर SO दोनों में कॉमन है और इन दोनों में इज कॉमन है, तो इज का डायरेक्ट क्या बता सकते हो आप, इज का हो जाएगा SO, क्या हो जाएगा, मिटा के लिखता हूँ। देखो इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, और इनके अर्थों में दोनों में सो कॉमन है। क्या है, सो कॉमन है, तो इज का डायरेक्ट क्या होगा, सो हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेपुटेशन शब्द से निम्न में से क्या बनाया जा सकता है, यानी इसी शब्द से लेना है। तो अगर मैं पहले ट्यूटर की बात करूँ तो टी यहाँ पे एक बार है, यू भी है, ठीक है, टी भी है, ओ भी है और आर भी है, यानी कि ट्यूटर बन सकता है। तो ट्यूटर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं बनेंगे। पिंडर के लिए क्या है, PIN, पिंडर बन सकता है क्या, PIN, डी नहीं है, जब डी ही नहीं है तो नहीं बन पाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से बाकी नहीं बन पाएंगे, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जमाएं। अंग्रेजी का वर्ण क्रम है A से Z तक होता है, 1 से लेकर 26 तक अंक, तो ऐसे जमाना है। तो हम चारों को देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सब में H कॉमन दिख रहा है, फिर H के बाद यहाँ A है, यहाँ भी A है, यानी H के बाद आना चाहिए A, यानी कि या तो पहला होगा शुरू में या फिर तीसरा होगा शुरू में। अब ऑप्शन में देखें तो पहला 2 में है, यानी कि आपका A होगा। अब A होगा यानी कि पहला हेयर जो है पहले नंबर पे आ जाएगा, वो यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। HAIR हेयर जो है पहले नंबर पे आ जाएगा, वो तो यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि A सबसे बार पहले आता है, ठीक है। हालांकि A तीसरे में भी है, लेकिन A के बाद यहाँ पे R है और यहाँ पे I है, तो I पहले आएगा। तो पहले नंबर पे क्या आ गया, हेयर वाला पहला आ गया, यानी कि ऑप्शन देखेंगे तो B और C में ये चीज़ें मैच कर रही हैं, और 2 ऑप्शन तो अपने आप ही कट गए, ठीक है। अब B C में देखेंगे तो 3 कॉमन है। अब तीसरे नंबर पे यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है। अब 4 और 2 में तुलना कर लेंगे, जो पहले आएगा वही आंसर होगा। देखो
4 में क्या है, HOST है और इसमें SEENA है, यानी कि O पहले आता है, E तो E पहले आता है। अब E पहले आता है तो 2 होगा, यानी कि 1 3 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 3 2 4, 1 3 हाँ 2 4, ठीक है। नेक्स्ट है 4 व्यक्ति, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट क्या बोल रहा है कि 4 व्यक्ति हैं, एक सेकंड, हाँ ये बोल रहा है कि 4 व्यक्ति जो हैं पंक्ति में बैठे हैं। किस में बैठे हैं? पंक्ति में बैठे हैं। 4 व्यक्ति पंक्ति में बैठे हैं और इसका कुछ बताया है। ए जो है बी के बगल में बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं है। सी के बगल में कौन नहीं है? ए नहीं है। सी डी के बगल में नहीं बैठा है और डी अगल बगल वाली सीटों पे कौन बैठा है बताना है। ठीक है, तो डी के अगल बगल कौन बैठा है ये बताना है और ये ऑप्शन है। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तरीका ये है कि पहले देख लो कितने लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। अगर 4 लोग हैं, एक लाइन खींच लिया। अब बैठाना कैसे है? तो बैठाने के लिए सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट आपको वो चीज़ लेना है जो परफेक्ट पोजीशन दे। क्या दे? परफेक्ट पोजीशन। अब परफेक्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है? वो होता है कि जिससे अपने को ये पता चले कि ये इसके बगल में या फिर बैठेगा ही बैठेगा जहाँ भी होगा। तो इसमें देखेंगे तो ए बी के बगल में बैठा है, एक परफेक्ट पोजीशन बता रहा, तो वहीं से शुरू करेंगे। मैं कहीं भी बैठा दूँ अभी, तो ए बी के बगल में बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं है और सी डी के बगल में नहीं है। ठीक है, तो मैं कैसे बैठाऊंगा? देखो ए जो है, अगर ए यहाँ पे है, ठीक है, तो ए जो है बी के बगल में बैठा है, यानी कुछ यहाँ बैठा है बी, ठीक। लेकिन कह रहा है कि सी के बगल में नहीं है, तो सी के बगल में ए नहीं है। अगर सी के बगल में ए नहीं है तो सी कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है। और सी डी के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि सी अगर डी के बगल में बैठा है, डी किधर बैठेगा? क्योंकि 4 ही लोग तो हैं, तो डी किधर बैठेगा? इधर। यानी अब मिला लेते हैं, अपनी क्या बन के आई है संरचना? डी ए बी सी बैठने की। अब देखें, सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो ए बी के बगल में बैठा है क्या? तो बिल्कुल बैठा है। लेकिन सी के बगल में ए नहीं बैठा है, तो सी के बगल में डी बैठा है, ए नहीं बैठा है। ठीक है, मिला। उसके बाद सी डी के बगल में नहीं बैठा है, तो सी डी के भी बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, तो अपन बता लिए। अब पूछ रहा है कि डी के अगल बगल कौन बैठा है, तो डी के बगल में कौन बैठा है? केवल एक बंदा बैठा है, वो कौन है? ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बैठा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक सेकंड, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया क्या? एक सेकंड रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया अपना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तर की ओर मुंह किए 5 घर हैं, कौन कौन से? पी क्यू आर एस टी। अब इनकी बात बताया है कि पी जो है टी और क्यू के बीच में है, जबकि टी एस के दाहिने है। एस और आर अंतिम छोर पर है, यानी एस और आर कहाँ है? अंतिम छोर पे हैं। ठीक है, चलो तो इनको बैठाए हैं कैसे? तो सबसे पहले अपन देखेंगे परफेक्ट पोजीशन। मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले आप परफेक्ट पोजीशन देखोगे तो आपको सबसे परफेक्ट पोजीशन क्या मिल रही है? ये मिल रही है टी एस के दाहिने है। क्या मिल रही है? टी एस के दाहिने है। तो सबसे पहले अपन टी एस के दाहिने बनाएंगे। तो एस मान लो यहाँ पे लिख दिया, तो एस के दाएं किधर होगा? इधर होगा। तो इधर कौन है? टी है। ठीक है, क्योंकि उत्तर की ओर मुंह किए हैं, ये भी ध्यान रखना, मुंह इधर है उत्तर की ओर। ठीक है, तो एस टी के दाहिने है, सॉरी टी एस के दाहिने है, तो एस बनाया और एस के दाहिने कौन है? टी है। टी लिख दिया, परफेक्ट पोजीशन। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि पी जो है टी और क्यू के बीच में है। टी और क्यू के बीच में है, कौन है? पी। तो इधर अगर मैं क्यू को बनाता हूँ तो बीच में तो एस आ जाएगा, इसलिए अपन को ना चाहते हुए भी क्यू को बीच में लाने के लिए, सॉरी पी को बीच में लाने के लिए अपन को जो है टी, तो क्या कह रहा है कि पी जो है टी और क्यू के बीच में है, यानी कि टी यहाँ है, पी यहाँ, तब यहाँ क्यू बनाएंगे। अगर इधर मैं क्यू करता ना तो ये एस बीच में आ जाता। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये इतना बन गया। अब आगे बोल रहा है कि एस और आर अंतिम छोर पर हैं। एस और आर क्या है? अंतिम छोर। अंतिम छोर कहाँ? अब लोग कितने हैं भाई? लोग हैं कितने? 5। एस को एक छोर पे तो बैठा ही दिए हो, तो आर डेफिनेटली इस छोर पे बैठेगा। ठीक,
अब पांचों लोग हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये इसका बन गया। अब सेटिस्फाई करा लेते हैं जल्दी जल्दी। तो कह रहा P जो है T और Q के बीच में है, तो P जो है T और Q के बीच में है, दिख रहा है P है ये, ठीक ठीक। अब आगे कह रहा है T S के दाहिने है, तो T जो है S के दाहिने, T ये बैठा है, S और R अंतिम में है तो अंतिम में है। अब कुछ भी पूछे आप बता लोगे। तो पूछ रहा है कि तो कौन सा घर ठीक बीच में है, तो आपको क्या दिख रहा है बीच में, P है बीच में, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकर मीता का भाई है, यदि शीला जो मीता की बहन है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि शंकर मीता का भाई है और यदि शीला जो मीता की बहन है और रमेश की भतीजी है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध होगा। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि शंकर जो है मीता का कौन है, शंकर मीता का भाई है। ठीक, यानी भाई के लिए कुछ इस तरह से हम डिनोट करेंगे। शंकर को मैं एस लिखता हूँ और मीता को मैं क्या लिख देता हूँ, एम। देखो तो मैं डिनोट करूंगा, जिसको कह रहा हूँ जो है उसको उस तरफ एरो बनाऊंगा, और किसका है इसका, और मैं प्लस के जो भी पुरुष होगा उसको प्लस चिन्ह से डिनोट करूंगा और महिला को माइनस चिन्ह से। तो मीता जो है महिला है, हालांकि पता नहीं है, फिर भी महिला है, आगे देख लेते हैं जो पता चल जाएगा। शंकर मीता का भाई है, जो शीला, यदि शीला जो मीता की बहन है। अब मीता की बहन कौन है, शीला है, तो मीता की बहन शीला है। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो शीला को एस से डिनोट, एस से डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि शंकर को ऐसे किया था, तो ये हो जाएगी। और ये माइनस होगा क्योंकि बहन है, और इधर करूँगा क्योंकि मैं बहन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है कि और रमेश की भतीजी है, तो शीला जो है रमेश की भतीजी भी है, तो शीला रमेश की क्या है, भतीजी है। अब रमेश की अगर भतीजी है तो रमेश जो है वो प्लस में हो गए, और साथ में अगर भतीजी है और रमेश बड़े हो जाएंगे इससे एक पीढ़ी, जब बड़े हो जाएंगे एक पीढ़ी। तो अब पूछा है कि शंकर का रमेश से क्या संबंध है। शंकर जो मीता का भी भाई है, और शीला और मीता, यानी शीला मीता शंकर, यहाँ पे क्या पता चला, 1 मिनट में मिटा के बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि शंकर जो है ना, शीला मीता दोनों का क्या है, भाई है। अब ये तीनों भाई बहन है, शीला मीता शंकर। और यहाँ पे ये भी बताया है कि जो मीता है रमेश की भतीजी है, तो रमेश कहीं ना कहीं चाचा हुए, तो शंकर रमेश का कौन होगा, तो रमेश का शंकर, शंकर के चाचा रमेश ही होंगे। तो रमेश जो है, यानी कि शंकर का रमेश से जो संबंध होगा वो हो जाएगा भतीजे का। क्या होगा, भतीजे का। अगर ये कहता कि रमेश का शंकर से क्या संबंध है, तब चाचा लगाते, क्या लगाते, लाचा। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 है लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन शायद अधूरा रह गया है, एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन ये अधूरा रह गया है, माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से रहेगा, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि अंकों की श्रृंखला दी रहेगी आपको, जैसे 4 5 6 7 8 5 3, इस तरह से लिखा रहेगा, और पूछेगा कि ऐसे कितने 5 हैं जिनके पहले 3 होना चाहिए और ठीक बाद में 8 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 5 यहाँ लिख दूँ, ठीक बाद में 8 है तो ये नहीं होगा, और पहले 3, तो ऐसे 5 को गिनना है और अंक गिन के बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में, फिर रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद बताइए। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आ रहा है एग्जाम में इस बार। ठीक है, गलत पद बताना है। यहाँ पे देखो श्रृंखला क्या है, 1 4 25 256 31 25 466 56, और ये इस तरह से श्रृंखला आगे बढ़ रही है। इसमें से गलत पद बताना है। देखो आप देखोगे तो शुरुआत से ही आपको कुछ चीज़ पता चलेगी। क्या पता चलेगी भाई, कि 1 जो है और 4 और 25 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, फिर 3 का नहीं, फिर हो रहा है 5 का स्क्वायर, किसका, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, उसके बाद फिर 4 का स्क्वायर, क्या, गलत बोल रहा हूँ मैं, इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पे क्रम जो बन रहा है ये बन रहा है, जैसे 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 यानी 4 होगा, अब 3 की पावर 3 यानी 3 की पावर 3 27 होना चाहिए, बट वहाँ पे लिखा क्या है, 25 लिखा है, यानी कि आप कह सकते हो गलत श्रृंखला 25 होगी। अब अपन इसको सेटिस्फाई कैसे कराएंगे 25 ही क्यों होगी, समझते हैं। देखो
1 की पावर 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे 27 आएगा। यानी अगला जो होना चाहिए 4 की पावर 4 होना चाहिए। और 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 चौको 16, चौको 64, चौको 256, 64 चौको कितना होता है 256, यानी 4 की पावर 4 क्या आ जाएगा 256। यानी कि अगला क्या आना चाहिए, ये सही है, यानी ये गलत था तीसरा। अब अगला भी देख लेते हैं, तो 5 की पावर 5 होना चाहिए अगला, और 5 की पावर 5 जब करोगे तो 31 25 आएगा। क्या आएगा, 5 की पावर 5। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है लेकिन आपको ध्यान रखना है, आ रहा है। इसी तरह जब 6 की पावर 6 करोगे, अगला 6 है, 6 की पावर 6 करोगे तो क्या आएगा, 6 की पावर जब 6 करोगे ना तब आएगा आपका 466 56। इस तरह से बढ़ रहा है। तो ये जो है यहाँ पे कायदे से क्या होना चाहिए, 3 की पावर 3 यानी 27 होना चाहिए। ठीक है, तो 25 नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो पजल से रिलेटेड है, ये भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन में ये पजल बनी हुई है और इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन मैंने खुद से रखा हुआ है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक, अब देखो आपको ये गोले में पजल दिख रही है और संबंध बताना है ऑप्शन को देखते हुए। ऑप्शन आपके सामने 66 72 61 78 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कैसे संबंध बताएंगे, समझते हैं। देखो 5 है, 5 के बाद मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, इधर यहीं पे बताना है आपको क्या आएगा। देखो लेकिन यहाँ से जब घुमा के आप देखोगे ना तो 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 13 है, 13 के बाद 22 है, 22 के बाद 39 है। तो इस तरह से कुछ बढ़ रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये संख्या जो 5 है, 5 का डबल करोगे 10 होगा, 10 में 2 घटाओगे तो क्या आएगा 8 आएगा। ठीक, समझ रहे हैं। ठीक, यानी कि इसमें हो क्या रहा है कि 5 का डबल करोगे तो क्या होगा, 5 गुणे 2 करोगे तो 10 आएगा, और 10 में -2 करोगे तो 8 अगला वाला आएगा। इसी तरह से अगर मैं 8 दूनी 16 करता हूँ, 16 में 3 घटाऊंगा, कितना 3, तो 13 आएगा। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, 13 दूनी 26, और 26 में कितना घटाना है 4, तो 22 आएगा। अब 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, और 44 में 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 39 आएगा। यानी अगला क्या होना चाहिए, इसी तरह से 39 दूनी जो भी आए 39 दूनी, और अभी 5 घटा था यानी 6 घटेगा, तो 39 दूनी होता है 78। 78 में जब आप 6 घटाओगे तो क्या आएगा 72 आएगा। क्या आएगा 72, तो राइट आंसर हो जाएगा 72। फिर से समझाता हूँ एक बार। हो क्या रहा है कि इसी संख्या का डबल करके सबसे पहले 2 घटा रहे हैं, फिर 3 घटा रहे हैं, फिर 4 घटा रहे हैं, फिर 5 घटा रहे हैं, फिर 6 घटा रहे हैं, डबल कर करके सबका क्या कर करके डबल कर करके। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर 72 होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से आरआरबी ग्रुप डी और नए एग्जाम की अपडेट के लिए जो भी रिलेटेड वीडियोस हैं, और साथ में अपन पूरा मैथ्स को कवर करेंगे, रीजनिंग को, और हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो बने रहिए हमारे साथ इन्हीं वीडियो सेगमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।